हेलो दोस्तों, लक्ष्मीकांत के हम बुक को कवर कर रहे थे। उसमें अभी तक हमने चैप्टर नंबर 41 तक कवर कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 42, जिसमें कि हम शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करने वाले हैं। हमेशा की तरह दोस्तों, इस पूरे चैप्टर को मैं छोटे छोटे सब हेडिंग्स के माध्यम से कवर करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में कुछ बातें। फिर हम देखेंगे फिफ्थ शेड्यूल में जो शेड्यूल एरियाज की चर्चा है, उस फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। फिर हम ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें सिक्स्थ शेड्यूल में देखने को मिलता है। तो आपको इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच में पावर को लेके क्या डिफरेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या लेके डिफरेंस है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 10 में आप देखेंगे आर्टिकल 244 है, जो कि शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में ये कहता है कि वहां पे एक स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिफ्थ शेड्यूल में आप देखेंगे जो चार स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चार स्टेट्स को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाए जाते हैं, उनके कंट्रोल को और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को डील किया गया है फिफ्थ शेड्यूल में। करेंटली हमारे देश में 10 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे आपको शेड्यूल्ड एरियाज या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब देखने को मिलेगा। ठीक है। तो वो इन चार स्टेट्स को छोड़ के बाकी 10 स्टेट में किस तरीके से शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इस बात से डील करता है फिफ्थ शेड्यूल। वहीं सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन चार राज्यों में जो भी ट्राइबल एरियाज हैं, उन चार राज्यों के ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर शेड्यूल्ड एरियाज कौन से एरियाज होते हैं। तो देखिए, शेड्यूल्ड एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे आदिवासी लोग रहते हैं, एब ओरिजिनल्स रहते हैं, और ये आदिवासी लोग सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, और इनके कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए स्पेशल एफर्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे एरियाज को हम शेड्यूल्ड एरियाज कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। शेड्यूल्ड एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे आदिवासी लोग निवास करते हैं, और ये आदिवासी सामाजिक और आर्थिक रूप से यानी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, और इनके कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए स्पेशल एफर्ट की ज़रूरत होती है। तो चूंकि नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से इनके कंडीशंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, ये नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इनके कंडीशन के लिए ज़्यादा वाइबल नहीं है, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एरियाज़ के रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा सा ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, और इसी के ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि शेड्यूल्ड एरियाज़ का डिक्लेरेशन होता है। इसमें अलग तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से हट के होता है, उसको इम्पोज किया जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फिफ्थ शेड्यूल, जो कि हमारे देश में 10 स्टेट्स, अब इन 10 स्टेट्स के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में इन 10 स्टेट्स के नाम आपके साथ डिस्कस किया है। तो इन 10 स्टेट्स में जो भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं, इन शेड्यूल्ड एरियाज में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इस बात से डील करता है हमारा फिफ्थ शेड्यूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ अ शेड्यूल्ड एरिया। तो फिफ्थ शेड्यूल के एडमिनिस्ट्रेशन में पहला टॉपिक हम देख रहे हैं शेड्यूल एरिया का डिक्लेरेशन। देखिए, शेड्यूल एरिया के डिक्लेरेशन की पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट चाहे तो इस शेड्यूल्ड एरिया को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, या फिर इसके बाउंड्री लाइन को भी ऑल्टर कर सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है। लेकिन जब भी वो ऐसा करेगा तो उस स्टेट के गवर्नर के साथ ज़रूर कंसल्ट करेगा जिस स्टेट में वो शेड्यूल एरिया बना रहा है। ठीक है। अब शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर करने के लिए 4 क्राइटेरियाज जो हैं वो यहाँ पे मैंने आपसे मेंशन किया है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो 4 क्राइटेरियाज हैं A B C D, इन चारों क्राइटेरियाज का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा है तो ये चारों क्राइटेरिया जो हैं वो टाइम के साथ वेल एस्टैब्लिश हो चुके हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है ट्राइबल पॉपुलेशन का अबंडेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन का होना। इसके अलावा जिस एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जाएगा वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए और उसका एक रीजनेबल साइज होना चाहिए। इसके साथ साथ वहां पे पहले से एक वाइबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी मौजूद होनी चाहिए, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है, तालुक भी हो सकता है। इसके साथ साथ जिस एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जाएगा वो एरिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना चाहिए।
तो या ये चार ऐसे क्राइटेरियाज हमारे यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि ये चार क्राइटेरियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए, अब शेड्यूल एरिया का डिक्लेरेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि सेंटर और स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर कितना होता है इन एरियाज के कॉन्टेक्स्ट में। तो देखिए, स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो इन एरियाज पे एक्सटेंड करता है, यानी स्टेट अपना एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल इन एरियाज के ऊपर कर सकती है, लेकिन इन एरियाज के रिगार्डिंग गवर्नर के पास एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब ये गवर्नर इन एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक एनुअली रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, या फिर प्रेसिडेंट जब भी बोले तब वो गवर्नर इस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। तो गवर्नर के पास इन एरियाज के रिगार्डिंग एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो सेंटर इन एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग स्टेट को डायरेक्शंस दे सकता है। तो ये सेंटर का एग्जीक्यूटिव पावर है इन एरियाज के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के बारे में। देखिए, ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी हम फिफ्थ शेड्यूल की बात करते हैं तो फिफ्थ शेड्यूल में हमें ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल देखने को मिलती है। वहीं सिक्स्थ शेड्यूल में जब मैं आपको डिस्कस करूंगा तो वहां पे हम देखेंगे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी देखने को मिलता है। तो ये दोनों मेन अंतर जो है वो आपको ध्यान में रखना है। अब जितने भी स्टेट जहां पे शेड्यूल एरियाज पाए जाते हैं उन सारे स्टेट्स को एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को कंसिस्ट इस्टेब्लिश करना पड़ता है। इस ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर होते हैं, जिसका 3/4 यानी 15 मेंबर जो हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो शेड्यूल ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिलके बनता है, और बाकी 5 जो है वो लोकली इलेक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि एक सिमिलर काउंसिल को किसी ऐसे स्टेट में भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है जहां पे शेड्यूल ट्राइब तो है लेकिन वहां पे कोई शेड्यूल एरिया नहीं है। तो ऐसे स्टेट में एक सिमिलर काउंसिल को यानी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो आप वहां पे थोड़ा सा वीडियो को पीछे करें, उसको दोबारा सुने, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इन शेड्यूल एरियाज पे कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया कि शेड्यूल एरियाज के कॉन्टेक्स्ट में इसके रिगार्डिंग गवर्नर की एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो गवर्नर को एम्पावर किया गया है कि वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी पर्टिकुलर एक्ट को यहाँ पे अप्लाई ना होने दे, या फिर उसमें मॉडिफिकेशंस करके अप्लाई करे, या कुछ एक्सेप्शंस के साथ अप्लाई करे। तो ये सारी पावर जो है वो गवर्नर के पास है। अब गवर्नर इन एरियाज के रिगार्डिंग कुछ रेगुलेशंस भी बना सकता है ताकि इन एरियाज में पीस एंड गुड गवर्नेंस जो है वो इंश्योर हो सके। लेकिन जब भी गवर्नर ऐसा रेगुलेशन बनाएगा तो वो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के साथ कंसल्ट करेगा। अब आपको ध्यान में रखना है कि इन रेगुलेशंस के माध्यम से गवर्नर अगर चाहे तो किसी पार्लियामेंट के एक्ट को या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट को अमेंड भी कर सकता है और रिपील भी कर सकता है। लेकिन इन सारे रेगुलेशंस को जो गवर्नर बनाता है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के कंसल्टेशन की हेल्प से, इन सारे रेगुलेशंस को प्रेसिडेंट के एसेंट की जरूरत होती है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंट को इस बात के लिए रिक्वायर करता है कि वो एक कमीशन बनाए जो शेड्यूल ट्राइब्स को और शेड्यूल एरियाज को ध्यान में रखते हुए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट पब्लिश करे कि किस तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, शेड्यूल एरियाज किस तरीके से मैनेज किए जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वह ऐसे कमीशन को किसी भी टाइम पे अपॉइंट कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के 10 साल के बाद इसको कंपल्सरीली कॉन्स्टिट्यूट करना है। तो इस तरीके से इस पावर के अंदर में, इस रिक्वायरमेंट के अंदर में प्रेसिडेंट ने UN ढेबर के चेयरमैनशिप में एक कमीशन को इस्टेब्लिश किया था 1960 में। फिर दिलीप सिंह भूरिया कमीशन 2002 को इस्टेब्लिश किया, अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट ने। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ये दोस्तों हमने बात कर ली फिफ्थ शेड्यूल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज के बारे में। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सिक्स्थ शेड्यूल में जो 4 स्टेट्स हैं AMTM, इसको हम कहते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन 4 स्टेट्स के रिगार्डिंग सिक्स्थ शेड्यूल में स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं कि इन 4 स्टेट्स के अंदर जो भी ट्राइबल एरियाज हैं उन ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से हो। अब इन 4 स्टेट्स के लिए जो स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं सिक्स्थ शेड्यूल में, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रैशनेल क्या है। तो इसमें यह बताया गया है कि इन 4 राज्यों के जो ट्राइब्स हैं वो इन राज्यों के बाकी लोगों के साथ, बाकी लोगों के लाइफ के साथ, बाकी लोगों के तरीकों के साथ अपने आप को एसिमिलेट नहीं कर पाए हैं।
साथ ही साथ हम देखते हैं कि इंडिया के दूसरे पार्ट में जो ट्राइबल पीपल हैं, उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के कल्चर के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, अपने तरीकों में चेंज ले आए। लेकिन जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जो ट्राइब्स हैं, इन्होंने अभी भी अपने कल्चर को, अपने कस्टम को, अपने सिविलाइजेशन के रूट को बनाए रखा हुआ है। तो इसीलिए इनको स्पेशल प्रोविजन की ज़रूरत है। इनके कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, इनको, इनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, इनके सिविलाइजेशन को, इनके कस्टम्स को प्रिजर्व करने के लिए एक स्पेशल एफर्ट की ज़रूरत है, स्पेशल प्रोविजन की ज़रूरत है। और यही स्पेशल प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में मैंशनड है। तो हमारे देश में आप देखेंगे टोटल 10 ट्राइबल एरियाज हैं जो इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं। तो 6th शेड्यूल के अंदर में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि इन 4 स्टेट्स में जो भी ट्राइबल एरियाज हैं, इन ट्राइबल एरियाज को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है, इन ट्राइबल एरियाज में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। लेकिन ये स्टेट के और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से बाहर नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। इस पर अभी भी एक स्टेट का एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। फिर गवर्नर चाहे तो इन डिस्ट्रिक्ट का एरिया और नाम चेंज कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखिए गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से दे दी गई है इन डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर किसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स रहते हैं, तो इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को ऑटोनोमस रीजन्स में, कई सारे ऑटोनोमस रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, फिर जितने भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा जिसमें 30 मेंबर होंगे। इन 30 में से 26 का डायरेक्ट इलेक्शन होगा अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे, यानी अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है जिन्होंने भी 18 ईयर्स की एज को कंप्लीट कर लिया है, वो वोट दे पाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, सेक्स एंड अदर जो जो भी क्वालिफिकेशंस चाहिए। ठीक है, तो 18 साल का अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो अगर वो वोट कर सकता है तो हम इसी को अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सब के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होना चाहिए। इस काउंसिल में 30 मेंबर होते हैं। 30 में से 26 का इलेक्शन होता है अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे और 4 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट करता है। अब देखिए, जितने भी ऑटोनोमस रीजन हैं उनको भी, उन वहाँ पे भी एक रीजनल काउंसिल होता है। अब मैंने आपको बताया कि अगर किसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ट्राइब्स हैं, तो इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को छोटे छोटे ऑटोनोमस रीजन में डिवाइड किया जा सकता है। तो फिर इन अलग अलग रीजन्स का भी अपना एक रीजनल काउंसिल होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये जो काउंसिल है, चाहे वो रीजनल काउंसिल हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, ये कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर्स पे कानून बना सकते हैं, जैसे लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, एटसेट्रा। तो इन सारे स्पेसिफाइड मैटर्स पे ये लॉ बना सकते हैं, लेकिन इनके लॉज को गवर्नर के एसेंट की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो काउंसिल है अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में विलेज काउंसिल को भी क्रिएट कर सकते हैं, कोर्ट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि ट्राइबल लोगों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इस डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन लोकल लेवल पे ही हो सके। तो इसके लिए कोर्ट्स और विलेज काउंसिल्स को स्टैब्लिश करने का जो पावर है वो इन काउंसिल्स के पास है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट होता है वो इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट पे या तो नहीं अप्लाई होगा, इन ऑटोनोमस रीजन्स पे या तो नहीं अप्लाई होगा, या फिर स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शंस के साथ यहाँ पे अप्लाई होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि गवर्नर भी एक कमीशन को अपॉइंट कर सकता है जो कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और ऑटोनोमस रीजन्स के एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जामिन करे। अब मैंने आपको 5th शेड्यूल के अंडर में बताया था कि वहां पे प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट एक कमीशन को अपॉइंट करेगा। अब 6th शेड्यूल में हम देखते हैं कि गवर्नर इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या फिर ऑटोनोमस रीजन्स, इन दोनों के लिए एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, अपॉइंट करता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। तो इस तरीके से दोस्तों इस चैप्टर में जितनी भी ज़रूरी बातें थी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और बहुत ईजिली आप जो है मेरी वीडियो को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो है वो
सेल्फ प्रमोशन ज़रूरी है, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो आई होप कि आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।